अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड्स इस चैप्टर का आज हमारा छठा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि पिछले लेक्चर में जो हमने स्केलर प्रोडक्ट जो पढ़ा था तो उसको हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें जो है वो एक बार आपको रिकॉल हो जाए। अब देखिए, हमने देखा था कि अगर मान लीजिए ए बार और बी बार अगर दो अलग अलग वेक्टर्स हों तो इनके दरमियान हम एक ऐसा प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसका आंसर जो है वो एक स्केलर आएगा। ओके, और उसको हम लोगों ने ये जो प्रोडक्ट था इसको हमने स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिए थे। जैसे ए बार बी बार, इनके बीच में अगर हम यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करे थे ए बार डॉट बी बार, और इसका जो आंसर था तो वो एक स्केलर नंबर था, मतलब एक सादा नंबर जो कि वेक्टर ना हो। ओके, इसके बाद हम लोगों ने इस स्केलर प्रोडक्ट के लिए कुछ अलग अलग फार्मूले देखे थे। जैसे हम लोगों ने एक फार्मूला ये देखा था कि ए बार डॉट बी बार अगर है तो इसका सीधा सादा फार्मूला होता है मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जो है इट इज़ द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। मतलब वो दोनों वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल होगा तो उसका अगर हम कोसाइन लेंगे और इन दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ अगर उसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये ए बार डॉट बी बार की वैल्यू होगी। ओके, इसी तरीके से हमने एक और चीज़ देखा था, एक और फार्मूला देखा था कि मान लो अगर ए बार की वैल्यू x1i प्लस y1j प्लस z1k हो और बी बार की वैल्यू x2i प्लस y2j प्लस z2k हो, तो ऐसी सूरत में ए बार डॉट बी बार इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट जो है वो उसको देखा था। हम लोगों ने ये फार्मूला जो है प्रूफ भी किए थे और इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। ओके, ये था लेक्चर नंबर 5 की एक तरह से समरी। अब आज हम लोगों को देखना है वेक्टर प्रोडक्ट। आप याद रखिए, जिस तरीके से दो अलग अलग वेक्टर्स का प्रोडक्ट कुछ ऐसा लेते हैं कि उसका आंसर स्केलर हो तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। बिल्कुल इसी स्टाइल में मान लो अगर आपने दो अलग अलग वेक्टर्स लिए और उनका आपस में कुछ ऐसा प्रोडक्ट लिए कि उसका आंसर एक और नया वेक्टर हो तो उसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। आप लोग देखिए इस बात का मीनिंग क्या है उसको मैं एक बार यहाँ समझा देता हूँ। आप देखिए ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, इसका आंसर आया स्केलर। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर मान लो एक वेक्टर ए बार लेते हैं और इसका क्रॉस करते हैं बी बार से, इसको हम ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा एक वेक्टर आएगा। ओके, तो अगर ए बार और बी बार को ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, उनका ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं कि उसका आंसर एक वेक्टर हो तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, अब सवाल ये आएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्मूले क्या होंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसको थोड़ा सा इसका जो बेसिक्स है वो पहले हम समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इसके फॉर्मूलों पर आएंगे। आप देखिए कि अगर मान लो ए बार और बी बार इन दो लोगों का क्रॉस किए और इसका आंसर जो है मान लो कि वो एक नया वेक्टर आ गया सी बार, तो यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म होती है कि ये जो सी बार वेक्टर है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार बोथ, यानी ए बार और बी बार दोनों से परपेंडिकुलर जो है वो सी बार रहेगा। इस बात को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लो कि ये एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर यहाँ पर दो अलग अलग वेक्टर्स हम लोग ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर एक वेक्टर जो है, सपोज करते हैं कि एक वेक्टर ये वाला है ए बार और दूसरा वेक्टर ये है बी बार। ओके, ये दोनों भी इसके प्लेन में है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है सपोज करो कि वो थीटा है। तो जब आप इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर ऐसा आएगा इस तरह से, यानी वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर जाएगा। ए बार और बी बार दोनों से परपेंडिकुलर ये सी बार होगा। अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच का एंगल तो ये 90 डिग्री आएगा। अगर आप इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो वो भी 90 आएगा। मतलब ए बार और बी बार की पूरी प्लेन के साथ में ही सी बार जो है वो
नॉर्मल रहेगा या परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट की का समझ लीजिए कि बेसिक, कि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो आंसर में एक नया वेक्टर आता है और वो जो वेक्टर है इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल। वो वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब दोनों वेक्टर जो ए बार और बी बार, जो दोनों वेक्टर जो हैं उनकी उनकी जो प्लेन होगी उनकी उस प्लेन से वो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। ओके, तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट का समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कि इनके फॉर्मूले वगैरह जो है वो क्या होंगे। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए बार है, सपोज़ करो कि वो वेक्टर यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ कि ये ए बार वेक्टर है और सपोज़ करते हैं कि ये बी बार वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए बार क्रॉस बी बार, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार इंटू साइन थीटा। ओके, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बार का मॉड इंटू बी बार का मॉड इंटू साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर से जो ए बार और बी बार से परपेंडिकुलर रहेगा। अब यहाँ आप एक चीज़ याद रखिए कि ए बार और बी बार से परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसको नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। आप याद रखना, नॉर्मल का मतलब आमतौर पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यहाँ पर मैं उसको एन कैप से डिनोट कर देता हूँ। एन कैप का मतलब है इट इज़ ए नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, यानी ए बार और बी बार दोनों से उमूदन, दोनों से परपेंडिकुलर। ओके, तो ये था मामला वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन का। ओके, अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कुछ पहले टर्म्स जो हैं वो कुछ बेसिक जो रूल्स हैं वो हम पहले बना लेते हैं। आप देखिए इसमें सबसे पहले मान लो कि एक वेक्टर आई कैप लेते हैं यानी यूनिट वेक्टर, और इसका क्रॉस करते हैं इसी अपने आप के साथ में, यानी खुद उसी के साथ में उसका क्रॉस करते हैं। तो जब आप आई कैप का क्रॉस आई कैप के साथ करोगे तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आप देखिए इसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। इसका आंसर आना चाहिए मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, इस तरह से इसका आंसर आना चाहिए। अब आप देखो कि इसमें आंसर में क्या आएगा। मॉड ऑफ आई कैप का मतलब होगा 1, इस मॉड ऑफ आई कैप का मतलब होगा 1। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा थीटा के बारे में। थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड आई। अब आप गौर करो, अगर आई कैप है और बाजू वाला वेक्टर भी आई कैप खुद ही है तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, और अगर आप दोनों के बीच का एंगल 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। अब जो एन कैप है वो होगा आई और आई से परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि आई और आई मतलब आई, तो आई से परपेंडिकुलर एक्चुअली दो वेक्टर होते हैं, जे बी और के बी। ओके, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जे कैप और के कैप, दोनों में से कोई भी वेक्टर आप इमेजिन कर सकते हो। ओके, अब एक चीज़ देखो आप लोग, अब इसको सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू साइन 0 का मतलब हो जाएगा 0 इंटू जे कैप और के कैप। लेकिन जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहले एक रिजल्ट मिल गया कि अगर आप किसी वेक्टर का अपने आप, किसी यूनिट वेक्टर का अगर आप अपने आप के साथ में खुद उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस लेते हैं उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। और ये बात सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए ऐसा नहीं है, आप दुनिया के कोई भी दो वेक्टर लो, जैसे मान लो कि अगर आपने यहाँ पर ए बार क्रॉस बी बार की बजाय ए बार क्रॉस ए बार लिया, ए बार कोई भी वेक्टर हो सकता है, ओके, या बी बार क्रॉस बी बार लिया तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो हर वेक्टर का अपने आप के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और उसका रीज़न है ये चीज़ साइन थीटा। एक्चुअली हर वेक्टर का अपने आप के साथ एंगल 0 होगा और साइन 0 की वैल्यू आंसर 0 आएगी। इसका मतलब किसी भी वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस हमेशा 0 होता है। चलो एक काम करते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो स्केलर प्रोडक्ट के टाइम पर जो रिजल्ट्स देखे थे, मैं एक बार उनको भी आपको साथ ही साथ रिवाइज भी करूंगा ताकि आपको वो भी याद आते जाएं। हम लोगों ने देखा था कि अगर आई कैप डॉट आई कैप अगर लिया जाए तो इसका आंसर 1 होता है। मतलब
दो यूनिट वेक्टर जो है यानी सेम यूनिट वेक्टर अगर है और उनका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसका आंसर 1 आएगा, लेकिन आई कैप क्रॉस आई कैप अगर लेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। सेम यही वाली बात बाकी वेक्टर्स के साथ में भी होने वाली है। मतलब अगर हम यहाँ पर जे कैप डॉट जे कैप अगर लेते हैं तो इसका आंसर 1 आएगा अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर करूं तो आंसर 0 होने वाला है। सिमिलरली के वास्ते भी हम यही रिलेशन लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे के कैप लूँ और उसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं उसके साथ खुद के साथ में ले लेता हूँ आंसर आएगा 1, लेकिन अगर मैं के कैप लेता हूँ और उसका क्रॉस लेता हूँ के साथ में आंसर 0 आएगा। ओके, तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बीच के ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब रिजल्ट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। ओके, मुझे यकीन है कि आपको ये इतना समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो आई कैप का क्रॉस लेते हैं जे के साथ में, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? आई क्रॉस जे। अगर आई क्रॉस जे लेना है तो फॉर्मूले के हिसाब से जो वेक्टर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था उसके मुताबिक ये आ जाएगा मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, चलो ये रिजल्ट्स लिख लिए होंगे आप लोगों ने, इसलिए मैं इसको गायब कर देता हूँ अब। ठीक है, अब ये फॉर्मूले के अंदर आप गौर करो, देखो क्या होगा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू मॉड आई मतलब 1 मॉड जे मतलब 1 इंटू साइन। अब आप सोचो थीटा के बारे में। आप देखिए यहाँ पर बात हो रही है आई क्रॉस जे की, मतलब एंगल बिटवीन आई एंड जे। आप लोगों को पता है कि आई जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है और जे जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो डेफिनेटली 90 है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उमूदन होते हैं, उनके बीच का एंगल 90 होगा। इसलिए ये थीटा जो है आ जाएगा साइन 90 इंटू। अब सवाल आएगा कि एन कैप क्या लेंगे। एन कैप के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी वो यूनिट वेक्टर है लेकिन वो नॉर्मल वेक्टर है, वो इन दोनों से नॉर्मल होना चाहिए। अब आपको पता है कि आई और जे इन दोनों से भी नॉर्मल एक ही वेक्टर है यूनिट वेक्टर, और वो है के। इसका मतलब ये जो एन कैप है एक्चुअली ये के कैप है। ओके, तो इस तरीके से अब हमारे पास ये फॉर्मूले के हिसाब से आंसर इस तरह से कुछ आ गया। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देखो क्या होगा। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 इज 1। ओके, इसका आंसर भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 मतलब आंसर 1 आ गया। 1 इंटू के कैप मतलब के। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला कि आई क्रॉस जे अगर करेंगे तो आंसर के आएगा। ओके, यानी जब भी हम आई का क्रॉस जे के साथ करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? के आने वाला है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा बदल कर देखते हैं कि ये जो रिज़ल्ट हमको मिला ये रिज़ल्ट और क्या हो सकता है। मतलब अगर हम यहाँ पर इन दोनों को पलट देते हैं तो क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो जे क्रॉस आई अगर करते हैं तो अब आंसर क्या आएगा। आप देखिए जे क्रॉस आई अगर करेंगे तो अब मामला यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस का आ रहा था तो आंसर क्या आ गया उस सेंस में, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, जे क्रॉस आई आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर अभी भी के आएगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से अब उसका आंसर आएगा माइनस के कैप। ओके, तो यहाँ पर आप ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट को ध्यान में रखिए कि आई क्रॉस जे अगर है तो आंसर के आएगा, लेकिन अगर जे क्रॉस आई है तो आंसर माइनस के आएगा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में के आएगा। ओके, इस के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, और ये कंपेयर करके हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो याद रहे। ओके, तो आप देखिए एक और चीज़, अगर मान लो एक वेक्टर ए बार है और आप उसका डॉट ले रहे हो बी बार के साथ में, तो हम लोगों ने ये चीज़ इससे पहले वाले लेक्चर में प्रूफ भी किया था कि इसका आंसर बी बार डॉट ए बार होता है, बराबर ए बार डॉट बी बार की वैल्यू हमेशा क्या होगी? बी बार डॉट ए बार। मतलब उनको पलटाने से कोई फर्क, दोनों की वैल्यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ आप वेक्टर प्रोडक्ट के लिए नहीं बोल सकते। ओके, यानी यहाँ पर मामला ये आएगा कि ए बार क्रॉस बी बार अगर है और अगर आप ये कहना चाहो कि बी बार क्रॉस ए के बराबर है तो ये नहीं हो सकता।
ए बार क्रॉस बी बार इज नेवर इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब सवाल ये आएगा कि ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, अगर ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या होंगे। तो एक्चुअली बात ये होगी कि ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू हमेशा माइनस बी बार क्रॉस ए बार के बराबर आएगी। मतलब ये मामला, ये रिलेशन आएगा दोनों में। अगर आप ए बार और क्रॉस बी बार कर रहे हो या बी बार क्रॉस ए बार कर रहे हो तो दोनों एक दूसरे के निगेटिव आएंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में आएंगे। तो ये जो चीज़ है ये वेक्टर प्रोडक्ट में होता है। ओके, अब यहाँ पर अब हम चलते हैं कि ए बार और बी बार की अगर आपको वैल्यूज़ दी जाए तो इनका फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा। ओके, आप देखिए, मान लो कि एक वेक्टर ए बार जो है उसको हम मतलब उसको हम आई जे के में रिप्रेजेंट कर देते। मान लो कि उसकी वैल्यू है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है बी बार और उसकी वैल्यू है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो अब ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा। तो यहाँ पर आप याद रखो, इसका आंसर लाने के लिए हम लोग एक डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हम यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट इस्तेमाल करेंगे, आप देखिए बहुत ही सिंपल सा, हमको एक डिटर्मिनेंट जो हम यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। डिटर्मिनेंट के अंदर एक्चुअली वो डिटर्मिनेंट होगा 3/3 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आई जे और के को। ओके, तो आप देखिए ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिया और उसकी पहली जो रो है उसके अंदर हमने लिया आई जे के, मतलब यूनिट वेक्टर्स। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि आई जो है वो आई जे और के ये यूनिट वेक्टर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस। इसके बाद सेकंड जो रो है उसके अंदर हम लोग ए बार वेक्टर जो है उसके कोएफिशिएंट्स लेंगे। अब ए बार वेक्टर के कोएफिशिएंट यहाँ पर है x1 y1 और z1, तो उनको यहाँ लेना पड़ेगा x1 y1 z1। ओके, उसी तरह से थर्ड एंड लास्ट आखिरी वाली जो रो है उसके अंदर ये सेकंड वेक्टर जो है बी बार, इसके कोएफिशिएंट्स लेंगे। अब बी के कोएफिशिएंट यहाँ पर है x2 y2 और z2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x2 y2 और z2। तो जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमको ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ओके, तो ये था ए बार क्रॉस बी बार, मतलब दो अलग अलग वेक्टर्स के बीच में अगर हम उनका क्रॉस लेते हैं तो वो क्रॉस का आंसर हमेशा इस डिटर्मिनेंट के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इस आइडिया जो है इसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल जो है वो करते हैं ताकि ये पूरी तरह से आपको जो है समझ में आ जाए। पहली एग्ज़ाम्पल जो हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं तो उसमें सपोज़ करते हैं कि एक वेक्टर ए बार है और उसकी वैल्यू आपको दी गई है आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके, और एक दूसरा वेक्टर है बी बार और उसकी जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपको बोला गया है कि ए बार क्रॉस बी बार मालूम करना है। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे प्रॉब्लम को अगर हमको सॉल्व करना है तो सिंपल, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग इसके अंदर सिंपली डिटर्मिनेंट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ओके, सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट हम तैयार करेंगे। पहली जो रो है उसके अंदर आएगा आई जे के, दूसरे वाली जो रो है उसके अंदर पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स आएंगे। अब आप देखो, पहले वेक्टर का नाम है आई प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद जे का जो कोएफिशिएंट है वो 2 आएगा और के का जो कोएफिशिएंट है वो 3 आएगा। ओके, तो ये था ए बार वेक्टर के कोएफिशिएंट्स। अब थर्ड रो के अंदर हम लोगों को बी बार मतलब सेकंड वेक्टर जो है तो उसके कोएफिशिएंट आएंगे। आप देखो, बी के कोएफिशिएंट है 2, 3 एंड 4, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 2, 3 एंड 4। ओके, तो आप देखो कि इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है।
तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इज़ इक्वल टू, आप देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम आई लेंगे, तो ये आई ले लिया। अब आई के नीचे वाले नंबरों को छोड़कर बाकी जो नंबर है तो उनको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। ओके, मतलब एक्चुअली हम इसको इस तरह से करने वाले, आई के बाद इनटू डिटर्मिनेंट, ये बचे हुए लोगों का डिटर्मिनेंट आएगा, मतलब 2 3 3 4 इस तरीके से। ओके, इसके बाद जो जे है इसको हम लोग हमेशा माइनस जे लेंगे, ये चीज़ आप याद रखो। यहाँ पर ये आई कैप है, यहाँ पर ये जे कैप है। ओके, तो जे हमेशा माइनस लेंगे और इसको इनटू में, अब इसके नीचे जो छोटा डिटर्मिनेंट जो आएगा तो इसके नीचे वालों नंबरों को छोड़ दो और बाकी नंबरों को डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले लो। देखो जे के नीचे है 2 और 3, तो इनको छोड़ दो, बाकी नंबरों को ले लेंगे। यह आएगा 1 2 और इधर से आएगा 3 4। ओके, फिर उसके बाद लेंगे प्लस के कैप, और अब के कैप के साथ में जो कोएफिशिएंट में जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें आप के नीचे वालों को छोड़ दो, यानी ये नंबरों को छोड़ दो 3 और 4 को, बाकी डिटर्मिनेंट को वहां पर उतार दो। मतलब ये आ जाएगा 1 2 और 2 3। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आई होगी। यानी डिटर्मिनेंट फॉर्म को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देखो, आप आई लिया पहले, उसके नीचे वाले नंबरों को छोड़ दिए, बाकी लोगों का डिटर्मिनेंट। माइनस जे लिया, जे हमेशा माइनस लेंगे, तो माइनस जे, उसके बाद उसके नीचे नंबरों को छोड़ दिए, बाकी नंबरों का डिटर्मिनेंट। फिर प्लस के, उसके नीचे के नंबरों को छोड़ दिए, बाकी लोगों का डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा आई कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप याद रखो इसका तरीका ये इस तरह से होता है, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे इन दो लोगों का प्रोडक्ट। तो 2 × 4 इज 8 माइनस 3 × 3 इज 9। आप याद रखो ये हमेशा तरीका ऐसा ही आएगा, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे, बाद में ऊपर से ऐसे नीचे आएंगे, यानी इन दो का प्रोडक्ट माइनस इन दो का प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद माइनस, अब यहां पर आएगा जे कैप, यहां पर भी वैसे ही करेंगे, पहले इन दो का प्रोडक्ट माइनस इन दो का प्रोडक्ट। तो 1 × 4 इज 4 माइनस 3 × 2 इज 6। ओके, इसके बाद फिर आएगा प्लस के कैप, और अब के कैप के बाद यहां पर आप इन दो लोगों का पहले प्रोडक्ट लेंगे, फिर इन दोनों का, तो 1 × 3 इज 3 माइनस 2 × 2 इज 4। ओके, तो आप देखो किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। आई इन दोनों को का प्रोडक्ट लिए, माइनस ये, फिर माइनस जे इनका प्रोडक्ट माइनस ये, फिर प्लस के इन दो लोगों का प्रोडक्ट माइनस इन दो का प्रोडक्ट। फाइनल आंसर पे आ जाते हैं। फाइनल आंसर आएगा ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 8 - 9 मतलब -1, तो ये आ जाएगा -1 × आई कैप। ओके, अब आप यहाँ देखो 4 - 6 होगा -2, वो -2 जब यहाँ लाओगे तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, मतलब ये हो जाएगा +2 जे कैप। ओके, इसके बाद 3 - 4, तो 3 - 4 होगा -1, वो -1 से जब ये प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, मतलब -1 × के कैप। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू अगर आप निकालते हैं, मतलब उसको वेक्टर फॉर्म में, तो उसका आंसर आएगा -1i + 2j - 1 k। ओके, इस तरीके से अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको दिए जाएं तो आप उनको, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो स्केलर, उन लोगों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो आप लोग मालूम कर सकते हो। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, और वो स्टेप ये है कि मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। यानी अगर आपको ये पूछा जाए पहले कि ए बार क्रॉस बी बार मालूम करो, और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट द या डिटरमिन द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, तो अब ए बार और बी बार के बीच का एंगल भी हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। यानी क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके हम उनके बीच का एंगल भी जो है वो मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे, तो वो अब आप देखो एकदम सिंपल सा आइडिया रहेगा। हम वेक्टर प्रोडक्ट का सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। देखो, वेक्टर प्रोडक्ट का एक फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, यहाँ पर एन कैप जो है वो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल टू ए बार एंड बी बार। अगर मैं इसका मॉड ले लेता हूँ, आप देखिए इमेजिन करो कि अगर मैं इसका मॉड ले लेता हूँ तो फिर ये क्वांटिटी का मॉड आ जाएगा, और ये क्वांटिटी का मॉड मतलब एक्चुअली मॉड आएगा एन कैप का, और एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, और कोई भी यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है। इसका मतलब ये चीज़ गायब हो गई। ओके, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा,
ए बार क्रॉस बी बार का मॉड इज इक्वल टू मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार इंटू साइन थीटा। अगर हम ए बार क्रॉस बी बार मालूम कर लेते हैं, फिर उसका मॉड मालूम कर लेते, तो हम इजीली साइन थीटा के फॉर्मूले पर से थीटा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आइडिया जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, ए बार क्रॉस बी बार हमने अभी मालूम किए, तो अब हमारा पहला जो टारगेट होगा, हमको मॉड ए बार क्रॉस बी बार मालूम करना है। ए बार क्रॉस बी बार ये है। अब अगर मॉड ए बार क्रॉस बी बार मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है -1 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर, जेड होगा -1 तो -1 का स्क्वायर। ओके, चलिए अब ये चीज़ को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब इसको और आगे बढ़ा देते हैं। आप देखो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर -1 का स्क्वायर होगा 1। इसका मतलब मॉड ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर 1 + 4 यानी 5 + 1 6, तो अंडर रूट 6। ओके, तो चलो ये पहला हमको एक पॉइंट मिल गया। इसको हम, यानी पहला रिजल्ट हमको यहाँ पर मिल गया, तो इसको हम लोग नोट करके अलग से कहीं रख देते हैं। मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ। ए बार क्रॉस बी बार का मॉड जो है वो हमको मिला अंडर रूट 6। ओके, चलो अब ये फॉर्मूले को आप ध्यान में रखो। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखो। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारा टारगेट होगा मॉड ए बार मालूम करना। आप देखो मॉड ए बार की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ए बार इज इक्वल टू, ये ए बार है और इसका अगर मॉड निकालना है तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये होना चाहिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। इसका मतलब मॉड ए बार इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 4 + 1 5 + 9 14। तो मॉड ए बार की वैल्यू मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, मॉड ए बार इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 14। ओके, चलिए बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लोग अगला जो वेक्टर है मतलब बी बार, उसका मॉड निकालेंगे। तो ये आएगा मॉड बी बार इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बी बार है, इसके लिए एक्स की वैल्यू है 2 तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16। तो ये आ जाएगा मॉड बी बार इज इक्वल टू, आप देखो 16 और 9 25 और 4 29 यानी अंडर रूट 29। तो यहाँ पर लिख देते हैं मॉड बी बार इज इक्वल टू अंडर रूट 29। ओके, अब आप देखो हमने पहले अभी तक क्या किया है उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लो, एक बार समराइज कर लेते। हमको ए बार क्रॉस बी बार मालूम करना था, हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म जो था वो यूज़ किया और ए बार क्रॉस बी बार मालूम कर लिए। फिर हमको एंगल थीटा मालूम करना था, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया, मॉड ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। ओके, मॉड लेने पर फिर ए बार क्रॉस बी बार का मॉड मालूम करे वो उतना आ गया, मॉड ए बार मालूम किए वो इतना आया, मॉड बी बार मालूम करे वो इतना आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में ला के रख दो। जब आप इन वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ ला के रखेंगे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। आप देखो क्या मिलेगी इक्वेशन, मॉड ए बार क्रॉस बी बार उसकी वैल्यू है अंडर रूट 6 इज इक्वल टू मॉड ए बार उसकी वैल्यू है अंडर रूट 14 इंटू मॉड बी बार उसकी वैल्यू है अंडर रूट 29 इंटू साइन थीटा। ओके, अब आप ये दो नंबरों को इधर शिफ्ट कर लो तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 29। ओके, अब आपको जो हमारा जो लॉग टेबल है वो यूज़ करना है और उसके अंदर आपको स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ जो हो देना है। आप याद रखो मैंने आपको एक यूज़ ऑफ लॉग टेबल इस नाम से जो मैंने 4 अलग अलग जो लेक्चर्स बनाए हैं उनमें से लेक्चर नंबर 3 में मैंने ये चीज़ डिस्कस की हुई है। उसमें अगर आप स्क्वायर रूट का टेबल को अगर आप यूज़ करें तो आप देखिए ये जो लॉग टेबल हमारे पास जो है तो इसमें पहले हम स्क्वायर रूट 6 देखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 अगर देखना है तो उसको हमको देखना पड़ेगा 1 to 10 वाले टेबल में, और 1 to 10 वाला जो टेबल है उसके अंदर 6.6 के आगे कोई नहीं है, मतलब 6.0 को 0 में देखना पड़ेगा,
तो यहाँ पर इसका जो आंसर हमको दिख रहा है √6 का, वो है 2.450, ओके, अपॉन, अब हमको देखना है √14। तो √14 क्योंकि 10 से बड़ा नंबर है इसलिए हम उसको 10 to 100 वाले टेबल में देखेंगे। उसमें हम देखेंगे 14 का ज़ीरो में, तो 14 का ज़ीरो में उसका आंसर है 3.742, ओके, इंटू √29। √29 को हम लोग 29 का ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे, वो आ जाएगा 5.385, ओके। अब इन नंबरों को अगर हमको बाय यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग अगर करना है तो भी हम कर सकते हैं, और या फिर अगर हमने इन नंबरों का रेसिप्रोकल लेकर किया तो भी हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग या फिर बाय यूजिंग रेसिप्रोकल। कोई भी मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर वाला नंबर आएगा 2.450 जैसा था वैसा, अपॉन में नीचे इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3.742 इंटू 5.385, ओके। तो 3.742 इंटू 5.385, अगर हम इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो है 20.15, ओके। कैसा भी करो आप उसको, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग करो, चाहे आप उसको बाय यूजिंग रेसिप्रोकल करो, तो आंसर इस तरह से आएगा। अब इन दो लोगों को डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2.450 को 20.15 से डिवाइड करना है। जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.1216, ओके, 1216। इसमें से अब हमारा टारगेट है थीटा मालूम करना, तो साइन को शिफ्ट कर दो उधर, यह आएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.1216। अब इस पर्टिकुलर एंगल, पर्टिकुलर साइन इनवर्स की ये जो वैल्यू है, इसको मालूम करने के लिए हमको एक बार फिर लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। लॉग टेबल के अंदर इस मर्तबा हम लोग नेचुरल साइन जो है, तो नेचुरल साइन का ये जो टेबल है तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। नेचुरल साइन के अंदर 1 to 16 इसका क्लोज एकदम नंबर हम ढूंढेंगे। हमको यहाँ जो नज़र आ रहा है 1 to 16 का, तो यहाँ जो दिख रहा है वो है 1 to 19। आप देखो बहुत ही क्लोज नंबर है, 1 to 19। इसके लेफ़्ट साइड में अगर गए तो हमको मिलेगा 7 डिग्री, और इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो है 0 डिग्री, 0 मिनट, ओके। इसमें एक चीज़ है कि अगर यहाँ पर आप देखो मीन डिफरेंस अगर लेते हैं, मीन डिफरेंस के अंदर हमको 3 नज़र आ रहा है, वो 3 1 मिनट में है, ओके। अब 1 मिनट वाला मीन डिफरेंस जो है, जाहिर है ये 3 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, मतलब मीन डिफरेंस को भी माइनस करेंगे तो 0 मिनट में से 1 मिनट को माइनस करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है, हमने इससे पहले भी उस वीडियो लेक्चर में ये पूरा डिस्कस किया हुआ है, ओके। आप देखो ये जो नंबर है हमारे पास, ये है 7 डिग्री और 0 मिनट, और 1 मिनट को इसमें से माइनस करना है, तो माइनस तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ से 1 डिग्री उधार लेना पड़ेगा। अगर यहाँ से 1 डिग्री चला गया तो ये बचेगा 6 डिग्री, और यहाँ 1 डिग्री आ गया मतलब 60 मिनट हो गया, तो 60 मिनट में से 1 मिनट माइनस करेंगे, ओके। जब 60 मिनट में से 1 मिनट माइनस करेंगे तो वो जाएगा 59 मिनट्स। इसका मतलब फाइनल आंसर जो हमारा आने वाला है इस जगह पर, वो आएगा थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री 59 मिनट। एक्चुअली ये 7 डिग्री ही है, यानी हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 7 डिग्री। तो वो जो दो एंगल जो हैं उनके बीच का एंगल डेफिनेटली 7 डिग्री होगा, ठीक है। आप अलग अलग इस टाइप के प्रॉब्लम्स को लेकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करो, और वो मालूम होने के बाद फिर उनके बीच का एंगल इस तरीके से हम उसको मालूम कर सकते हैं, ओके। मुझे यकीन है कि आपको आज का ये पूरा जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे। लास्ट में जस्ट आपकी एक प्रैक्टिस के तौर पर एक प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। आप इस प्रॉब्लम को नोट कर लो और फिर
इसको मुझे सॉल्व करके बताना, आप अपना आंसर कमेंट के अंदर दे सकते हैं। आप देखिए, मान लो एक वेक्टर ए बार है और उसकी वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस के, और दूसरा वेक्टर है बी बार इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के। आपको ए बार क्रॉस बी बार ये मालूम करना है, और आपको साथ ही साथ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार भी मालूम करना है। ओके, यानी इफ ए बार इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड बी बार इज इक्वल टू दिस वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बार क्रॉस बी बार एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ओके, तो जैसा आज का जो हम लोगों ने किया था, जिस तरीके से हमने आज का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसको आप अच्छे से देखो और उसी हिसाब से आप इसको करने की कोशिश करो। ओके, मुझे उम्मीद है आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए, खुदा हाफिज़।